गुड आफ्टरनून एवरीवन। हाउ इज द जोश? चलो, ऑडियो का वीडियो, वीडियो का ऑडियो, सब बराबर क्या? दोस्त, आज अपने को नया चैप्टर शुरू करना है जिसका नाम है टैक्स इनवॉइस, डेबिट एंड क्रेडिट नोट्स। अब जितने भी चैप्टर आपके बच गए हैं वो मोर और लेस थ्योरिटिकल चैप्टर्स हैं। प्रैक्टिकल चैप्टर्स जो भी हमारे बड़े बड़े चैप्टर्स है वो सब खत्म हो चुके हैं। ऐसा समझो आप 50 में से 30 से 35 मार्क्स का जीएसटी हमने कवर कर लिया है। अब थोड़े बहुत चैप्टर्स बचे हुए हैं, ठीक है? और ये जो अब चैप्टर्स आएंगे वो काफी इजी चैप्टर्स है, ठीक है? तो टैक्स इनवॉइस, डेबिट और क्रेडिट नोट, फटाफट से बताओ आपकी अनुसार व्हाई वी हैव टू मेक टैक्स इनवॉइस। क्यों बनाना है टैक्स इनवॉइस? क्या होगा टैक्स इनवॉइस बनाने से? क्या पता चलेगा? ठीक है, इसने बोला कि सर पक्का बिल रहेगा तो सामने वाले को ये पता चलेगा कि हाउ मच वी हैव टू पे जीएसटी और हाउ मच वी हैव टू पे वैल्यू ऑफ सप्लाई। और बोलो। बहुत ही शानदार। सर अगर टैक्स इनवॉइस ही नहीं होगा तो सामने वाले को इनपुट टैक्स क्रेडिट भी नहीं मिलेगा। और हाँ, और बोलो। ये तो डिटेल की बातें हो गई कि सर टैक्स इनवॉइसेस में आप ये सारी डिटेल डालो। मैं ये पूछ रहा हूं कि वाई टैक्स इनवॉइस, आखिरकार वो टैक्स इनवॉइस बनाना क्यों है? जीएसटी नहीं मिलेगा, सामने वाले को क्रेडिट नहीं मिलेगा। अभी सुनो ध्यान से, टैक्स इनवॉइस पहला डॉक्यूमेंट नहीं है जो जीएसटी में आया। जीएसटी के पहले सर्विस टैक्स, वैट, ये वाले लॉस चलते थे, तो वहां पे भी सर इनवॉइस तो बनता ही था। जीएसटी में भी इनवॉइस की बातें हुई। अब जीएसटी में सिर्फ टैक्स इनवॉइस की बातें नहीं हुई, बहुत सारी बातें जीएसटी में करी गई। एक टैक्स इनवॉइस की बातें करी, एक बिल ऑफ सप्लाई की बातें करी। सर ये बिल ऑफ सप्लाई क्या होता है? अगर मैं एग्जेम्प्टेड गुड्स में डील कर रहा हूं, अगर मैं कंपोजिशन वाला हूं, तो मुझे कोई टैक्स इनवॉइस नहीं बनाना। फिर मुझे क्या बनाना है? बिल ऑफ सप्लाई। फिर एक और कॉन्सेप्ट आया ई इनवॉइस का। सर ये क्या कॉन्सेप्ट आया? बेटा लोग है ना, इनवॉइस से बहुत चोरी करते थे, इनवॉइस खरीदते थे, इनवॉइस बेचते थे। तो सरकार एक और कॉन्सेप्ट लाई, किसका? ई इनवॉइस। ई इनवॉइस इज इलेक्ट्रॉनिकल इनवॉइस। सरकार ने अपना एक जीएसटी का पोर्टल बना के रखा है जहां पे आप जैसे ही इनवॉइस अपलोड करोगे ऑटोमेटिकली वो इनवॉइस क्या बन जाएगा? ई इनवॉइस बन जाएगा। फिर सरकार ने सोचा कि भाई आजकल इलेक्ट्रॉनिक का जमाना है, तो भाई डायनामिक क्यूआर कोड की भी बातें होगी इस चैप्टर में। आपको मालूम है डायनामिक क्यूआर कोड क्या होता है? ये जो हम फोन पे क्यूआर कोड स्कैन करते हैं ना, दिस इज स्टैटिक क्यूआर कोड। स्टैटिक क्यूआर कोड में हमको अमाउंट डालना पड़ता है। पर कभी आप मैकडोनल्ड्स गए हो और कभी आपने जिंदगी में पेट्रोल भराया हो, तो वहां पे यू डोंट हैव टू एंटर द अमाउंट, अमाउंट ऑटो पॉपुलेट होता है और बस आपको प्रोसीड टू पे पे क्लिक करना पड़ता है। वो क्यूआर कोड को बोलते हैं क्या? फिर इस चैप्टर में एक और चीज पढ़ेंगे कि सर अगर हमको कोई भी गुड्स या सर्विसेज आरसीएम पे मिल रहा है तो फिर कौन इनवॉइस इशू करेगा? आरसीएम में तो रेसिपेंट इनवॉइस इशू करेगा। तो ये सारी बातें होगी इस चैप्टर में। टैक्स इनवॉइस क्या होता है? अच्छा, इनवॉइस की टाइम लिमिट क्या होती है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं टाइम ऑफ सप्लाई में? रिमूवल 30 डेज, 45 डेज। फिर ई इनवॉइस क्या होता है, डायनामिक क्यूआर कोड क्या होता है, ये सारी बातें आप पढ़ोगे किसमें? टैक्स इनवॉइस, डेबिट एंड क्रेडिट नोट। सर डेबिट नोट भी मैंने आपको एक बार बताया था। इससे डेबिट नोट क्या करता है? इनवॉइस की वैल्यू को बढ़ाता है। और क्रेडिट नोट हमारा क्या करता है? इनवॉइस की वैल्यू को कम करता है। ठीक है, तो सर चलो शुरू करते हैं। टैक्स इनवॉइस, सबसे पहले टैक्स इनवॉइस का सेक्शन ध्यान रखना, सेक्शन नंबर 31। कौन टैक्स इनवॉइस इशू करेगा? सर वो पर्सन जो टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज सप्लाई कर रहा है
या हम तो रजिस्टर्ड है पर सामने वाला अनरजिस्टर्ड है, तो यूआरडी से ट्रांजैक्शन हो रहा है कहां पे? तो क्या सर ये अनरजिस्टर्ड वाला टैक्स इनवॉइस बनाएगा? नहीं। फिर कौन बनाएगा टैक्स इनवॉइस? रजिस्टर्ड। तो टैक्स इनवॉइस अभी किसको बनाना है? सर जो टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज दे रहा है। वर्ड ध्यान रखना, कंपोजिशन वाला कभी भी टैक्स इनवॉइस नहीं बनाएगा। अगर मैं एग्जेम्प्टेड गुड्स में डील कर रहा हूं तो भी मैं टैक्स इनवॉइस नहीं बनाऊंगा। मैं टैक्स इनवॉइस तभी बनाऊंगा जब मेरे ऊपर लाइबिलिटी आएगी सीजीएसटी और एसजीएसटी या आईजीएसटी, तभी जाके क्या बनाया जाएगा? टैक्स इनवॉइस बनाया जाएगा। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर है? सर आइदर सप्लाई और रिसीव। दूसरी बात, सर वो टाइम लिमिट क्या है इनवॉइस इशू करने की? वापस से टाइम ऑफ सप्लाई रिवाइज कर रहे हैं। याद है आपको टाइम ऑफ सप्लाई में मैंने सेक्शन नंबर 31 का जिक्र करा था और उसमें दो बातें थी सर, गुड्स और सर्विसेज। अगर गुड्स का मूवमेंट हो रहा है तो आपको इनवॉइस इशू करना है एट द टाइम ऑफ रिमूवल। सर एक बार टाइम ऑफ सप्लाई बताओ ना। तो टाइम ऑफ सप्लाई में गुड्स के केस में क्या था? डेट ऑफ इनवॉइस और ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस, विच एवर इज अर्लियर। अच्छा, ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस निकलता था एज पर सेक्शन 31 और ये सेक्शन 31 उस चैप्टर का नहीं है, ये सेक्शन 31 इस चैप्टर का है। और सेक्शन 31 हमें बताता है कि वो आखिरी दिन कौन सा है जब आपका इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। तो सर कब हो जाना चाहिए? व्हेनेवर देयर इज मूवमेंट ऑफ गुड्स एट द टाइम ऑफ रिमूवल। सर गुड्स का मूवमेंट नहीं हो रहा है तो जब गुड्स की क्या हो रही है? डिलीवरी। सर सेल और रिटर्न सप्लाईज, सेल और रिटर्न सप्लाईज का मतलब याद है आपको? अप्रूवल। जो ज्वेलरी वाले भैया ज्वेलरी लेके गए थे, अब सर सामने वाला या तो हाँ बोलेगा या तो मना करेगा, पर ना तो सामने वाला हाँ बोल रहा है और ना ही सामने वाला मना कर रहा है। तो सर हम कितने टाइम तक इंतजार करेंगे? 6 महीने तक हम इंतजार करेंगे। तो यहां पे एक चीज हमेशा ध्यान रखना, सेल और रिटर्न बोलूं या आप इसी को क्या बोल दो? आप अप्रूवल बोल दो। अभी सुनो सर, हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया था, भाई 15 दिन से प्रेरक सर को मैसेज करा हुआ है एचडीएमआई केबल का, 15 दिन से ये चल नहीं रहा है। कैसे बढ़ाएंगे इंसान? बार बार एक ही चीज 100 बार बोलनी पड़ेगी क्या यहाँ पे? चलो, सेल और रिटर्न और अप्रूवल। सर ये सेल और रिटर्न और अप्रूवल क्या होता है? अब सपोज करो यहाँ पे हैं हमारे शेख सुलेमान, ठीक है, और शेख सुलेमान की अच्छी खासी ज्वेलरी की शॉप है। अब सर शेख सुलेमान जाते हैं, हमारा कोई एक लड़की का नाम बोलो। हाँ फतीमा, फतीमा। तो हाँ जो भी, फातिमा के घर जाते हैं कौन? शेख सुलेमान। अब सर शेख सुलेमान जो है ना, ये उनका डब्बा है, डब्बा। इस डब्बे में आपको पता है क्या है? ये ज्वेलरी है भाई। अभी क्या नाव क्या होता है? अभी सुनो, फतिमा मैडम के घर पे लेके गए ज्वेलरी और सर हमने ये जो गुड्स रिमूव करे ना, हमने ये रिमूव करे 1 जून को। अब लॉ मेकर बोलता है कि देखो शेख सुलेमान, आप अपने साथ इनवॉइस बुक लेके घुमा करो। आप अपने साथ क्या लेके घुमा करो? इनवॉइस बुक।
एक और चीज आपको बताता हूं कि बेटा ये जो शेख सुलेमान है ना, ये कैजुअल टैक्सेबल पर्सन जैसा रजिस्ट्रेशन भी नहीं ले सकते। सर क्यों नहीं ले सकते ये? बेटा कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को एडवांस में टैक्स पे करना पड़ता है। अब मुझे एक बात बताओ, हमें तो पता ही नहीं है कि सामने फतिमा ज्वेलरी को एक्सेप्ट करेगी कि रिजेक्ट करेगी। तो शेख सुलेमान को नॉर्मल रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अब ठीक है सर, गुड्स रिमूव हुए 1 जून को। अब 3 ज्वेलरी में से पता है क्या हुआ? एक ज्वेलरी तो फतिमा मैम ने एक्सेप्ट कर ली 4 जून को। कब एक्सेप्ट कर ली? 4 जून। और हमने 4 जून को क्या भी बना दिया? सर इसका टाइम ऑफ सप्लाई कब निकलेगा? सर देखो टाइम ऑफ सप्लाई इज वेरी सिंपल, कब इनवॉइस बन जाना चाहिए या ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस। अरे ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस तो क्या है? 1 जून। तो टाइम ऑफ सप्लाई तो क्या निकलेगा इसका? जून। 1 जून निकलेगा और इसका जुलाई में पेमेंट हो जाएगा। ये सिंपल प्रोविजन है। बाकी की जो 2 ज्वेलरी है ना, उसमें फतिमा मैडम ने ना तो हाँ करा और ना ही ना करा। अब लॉ मेकर ये बोल रहा है कि भाई या तो मैडम हाँ करेगी या तो मैडम ना करेगी, पर वहां से कुछ जवाब ही नहीं आ रहा। तो जब वहां से जवाब ही नहीं आ रहा है तो फिर इनवॉइस तो बन ही नहीं पाएगा। तो हम ऐसे कितना वेट करें? तो लॉ मेकर ने बोला देखो, आप रिमूवल के डेट से 6 महीने तक वेट कर लो। 6 महीने मतलब 1 जून है, 1 जुलाई, 1 अगस्त, 1 सितंबर, 1 अक्टूबर, 1 नवंबर और 1 दिसंबर। 1 दिसंबर तक हम कर लेंगे क्या? अगर 1 दिसंबर तक भी जवाब नहीं आया तो हम 2 दिसंबर को इसको मान लेंगे। पता है क्या? सर एक बात बताओ, इसके बाद अगर रिजेक्ट हो गया तो फिर क्रेडिट नोट इशू कर लो। पर अभी फॉर द टाइमिंग सामने वाले ने कोई जवाब नहीं दिया है, तो 2 दिसंबर को ये क्या हो जाएगा? डीम्ड सप्लाई हो जाएगा। इसको बोला जाता है क्या? सेल ऑन रिटर्न और अप्रूवल बेसिस। तो जितने भी एग्जीबिशंस लगते हैं, इन एग्जीबिशंस में भी यही होता है कि आप अभी ले जाओ घर पे, आपको पसंद आए तो एक्सेप्ट करना, एक्सेप्ट कर लिया तो इनवॉइस बन जाएगा। आपने रिजेक्ट करा तो सर फिर कोई जीएसटी की लाइबिलिटी ही नहीं आएगी और कोई इनवॉइस भी नहीं बनेगा। ना तो आपने एक्सेप्ट करा और ना ही आपने रिजेक्ट करा। तो लॉ मेकर बोलता है यार देखो, हम आपका है ना 6 महीने तक वेट करेंगे। 6 मंथ तक अगर आपने बता दिया बहुत बढ़िया, पर अगर आपने 6 महीने तक नहीं बताया तो हम उसको क्या मान लेंगे? डीम्ड सप्लाई मान लेंगे। ठीक है। ऐसे बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं किसके ऊपर? ये 6 महीने की टाइम लिमिट के ऊपर। बोलो उठाने क्या क्लास? तो सर देखो ना यार, सेल और रिटर्न सप्लाई यहाँ पे कितना टाइम है? बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई और विद इन 6 मंथ फ्रॉम रिमूवल, विच एवर इज अर्लियर। और अगर कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स है तो कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स में सर यहाँ तो स्टेटमेंट होगा या तो पेमेंट होगा। तो स्टेटमेंट और पेमेंट डेट विच एवर इज अर्लियर। क्लियर है? बोलो पूरा गुड्स क्लियर है? तो बस गुड्स में कितनी बातें ध्यान रखनी है? 4। रिमूवल है ऑन और बिफोर रिमूवल, डिलीवरी है ऑन और बिफोर डिलीवरी। अच्छा, रिमूवल और डिलीवरी में बहुत फर्क होता है। जैसे अगर मैं लोटस की शॉप पे गया और सपोज करो मुझे मोबाइल खरीदना था, अब मोबाइल कोई ट्रक में नहीं आएगा, यहां पे मैं वर्ड यूज करूंगा क्या? डिलीवरी। दूसरा एक और रहता है, मैं लोटस को बोला लोटस एक काम करो, ये जो इतना बड़ा डिजिटल बोर्ड है ये मेरे को दे दो। अब मैं डिजिटल बोर्ड ऐसे नहीं बोलूंगा चलो आकाश पीछे एक्टिवा के पीछे पकड़ के चलो, ऐसा नहीं कर सकते। डिजिटल बोर्ड का क्या होगा? लोटस वाले घर पे क्या करेंगे? डिलीवरी। अब यहाँ पे गुड्स क्या होंगे? रिमूव होंगे। तो यहाँ पे कौन सी डेट इज रिलेवेंट? रिमूवल की डेट इज रिलेवेंट। ठीक है। तो रिमूवल और डिलीवरी में कंफ्यूजन तो नहीं रहेगा। तो या तो रिमूवल होगा या तो गुड्स की क्या होगी? डिलीवरी। और अगर सेल और रिटर्न है, सेल ऑन अप्रूवल है, तो उस केस में कितना टाइम लिमिट? 6।
क्या 6 महीने से पहले भी हो सकता है? हाँ सर, 6 महीने से पहले भी हो सकते हैं कि 6 महीना इज द मैक्सिमम टाइम लिमिट। और अगर कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स है तो कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स में सर गुड्स तो चलते जा रहे हैं, हम कंटिन्यूअसली सप्लाई कर रहे हैं, तो यहां पे क्या, या तो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स और व्हेन द पेमेंट इज रिसीव। बोलो ठीक है। सर व्हाट अबाउट सर्विसेज? तो सर्विसेज में हमने टाइम लिमिट याद रखी है बेटा, जैसे ही आपकी सर्विस कंप्लीट हुई, कंप्लीट को बोला जाता है प्रोविजन ऑफ सर्विस। नॉर्मल केस में आप 30 दिन के अंदर अंदर इनवॉइस बना देना। अगर मैंने सर्विस कंप्लीशन के 30 दिन के अंदर अंदर इनवॉइस बना दिया तो टाइम ऑफ सप्लाई इज इनवॉइस डेट और पेमेंट डेट विच एवर इज अर्लियर। पर अगर आपने 30 दिन के अंदर अंदर नहीं बनाया तो फिर टाइम ऑफ सप्लाई इज प्रोविजन ऑफ सर्विस। प्रोविजन ऑफ सर्विस मतलब जिस दिन सर्विस कंप्लीट हुई और पेमेंट डेट विच एवर इज अर्लियर। ठीक है सर, यही 30 डेज बैंकिंग, इंश्योरेंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी, वहां पे यही 30 डेज कितना हो जाता है हमारा 45 डेज। तो नॉर्मल इज 30 डेज और बैंकिंग, इंश्योरेंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के केस में कितना 45 डेज। सर कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विसेज है तो फटाफट से बताओ कि कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विसेज में लाइफ किससे ज्यादा होती है? 3 महीने से ज्यादा। कोई भी सर्विसेज जिसकी लाइफ 3 महीने से ज्यादा है उसे कहा जाता है क्या? कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस। क्या कोचिंग सर्विसेज कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस? हाँ सर, कोचिंग सर्विसेज कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस। अब देखो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। जैसे मैंने एयरटेल का वाईफाई लिया तो क्या एयरटेल वालों का मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट होगा? हाँ। अब इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या पेमेंट का ड्यू डेट लिखा होगा? हाँ। मैं पेमेंट लेने या देने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बस किसकी बात कर रहा हूं? ड्यू डेट ऑफ पेमेंट। अभी सुनो ध्यान से, अगर कॉन्ट्रैक्ट में ड्यू डेट लिखा हुआ है तो इनवॉइस आपका बन जाना चाहिए कब? ऑन और बिफोर ड्यू डेट ऑफ पेमेंट। सर एक बात बताओ, कॉन्ट्रैक्ट में अगर ड्यू डेट नहीं लिखी हुई तो क्या इसका मतलब यह है पेमेंट होगा ही नहीं? पेमेंट तो होगा, कभी ना कभी तो पेमेंट होगा। तो जब पेमेंट हो जाए बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट, तब आप क्या बना देना? इनवॉइस बना देना। सर एक बात बताओ, पेमेंट इज लिंक टू कंप्लीशन ऑफ इवेंट। जैसे जैसे इवेंट कंप्लीट होता जाए वैसे वैसे इनवॉइस बनाते जाना। क्या पूरा इनवॉइस बनाओगे या उस हद तक इनवॉइस बनाओगे? सर उस हद तक इनवॉइस बनाओगे। फर्स्ट फ्लोर हो गया, 20% काम हुआ तो कितने का इनवॉइस? 20%। सेकेंड फ्लोर हो गया तो फिर 50% काम हुआ तो फिर कितने का इनवॉइस? 50%। आई बात समझ में? तो पेमेंट इज लिंक टू कंप्लीशन ऑन इवेंट ऑन और बिफोर द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ दैट इवेंट। ठीक है, बोलो ध्यान रहेगा क्या? और कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस मतलब सर वो सर्विस जिसकी लाइफ 3 महीने से ज्यादा है और जो प्रोवाइड फॉर करी जा रही है ऑन रिकरेंट बेसिस। हर महीने जिसका इनवॉइस आते जा रहा है, हर महीने जिसका पेमेंट होते जा रहा है। अब एक स्पेशल पॉइंट है, सब इधर ध्यान देना। सर हमने सर्विसेज के केस में क्या पढ़ा कि नॉर्मल कितने दिन की लिमिट दी है? 30 डेज। और 30 डेज कहां से? फ्रॉम स्टार्टिंग और कंप्लीशन। कंप्लीशन और कंप्लीशन का वर्ड आप अच्छा यूज करोगे, फ्रॉम प्रोविजन ऑफ सर्विस। प्रोविजन बोलो या कंप्लीशन बोलो, बात एक ही। और फिर हमने एक और डेट देखी क्या? कहां पे? बैंकिंग, इंश्योरेंस, एनबीएफसी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब क्या हुआ ना, बैंकिंग कंपनी ने सरकार को बोला कि यार देखो सरकार,
ये जो आपने 45 डेज की लिमिट बनाई है ना, ये हम कस्टमर के लिए तो फॉलो कर लेंगे, पर जो हमारे डिस्टिंक्ट पर्सन है उनके लिए फॉलो करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आरबीआई गाइडलाइंस के हिसाब से हमारी क्वार्टरली क्लोजिंग होती है और आप बोल रहे हो बिलिंग बनाओ कैसे। तो यार बहुत ज्यादा सिस्टम हमारा खराब हो जाएगा। तो हमने बोला फिर क्या चाहते हो? तो इन्होंने बोला कि यार देखो हमारे लिए पता है एक स्पेशल प्रोविजन बनाओ, सिर्फ कहां पे? डिस्टिंक्ट पर्सन। सर ये डिस्टिंक्ट पर्सन बोले तो एक हमारी एसबीआई की ब्रांच है इंदौर में और एक एसबीआई की ब्रांच है पुणे में। अब राजा एसबीआई का पैन नंबर थोड़ी चेंज होगा, पर एसबीआई का जीएसटीएन नंबर तो चेंज होता रहेगा, क्योंकि इंदौर इज एमपी, पुणे इज व्हाट? महाराष्ट्र। इनके क्रॉस ट्रांजैक्शंस बहुत सारे होते हैं, डिस्टिंक्ट पर्संस के बीच बहुत ट्रांजैक्शन। अब लॉ मेकर ने बोला क्या चाहते हो आप? इन्होंने बोला कि यार आप एक काम करो, हमारे लिए जो इनवॉइस की टाइम लिमिट है ना, वो यहां तो आप कर दो डेट ऑफ रिकॉर्डिंग इन बुक्स ऑफ अकाउंट और एक्सपायरी ऑफ क्वार्टर, विच एवर इज अर्लियर। सर क्या मतलब? राजा इनको इनवॉइस तब बनाना है जब ये एमपी वाले अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री करें। अब अगर बात चल रही है अप्रैल मई जून क्वार्टर की, तो इन्होंने अगर अप्रैल में एंट्री कर दी तो अप्रैल में इनवॉइस बनाओ, पर प्रैक्टिकली अप्रैल में कोई एंट्री नहीं होती। ये लोग क्वार्टर का वेट करते हैं, क्योंकि इनको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हिसाब से भी तो रिपोर्टिंग करनी है, इसलिए तो इन्होंने 45 डेज वाली लिमिट को मना कर दिया। इन्होंने बोला कंज्यूमर के लिए 45 डेज ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि एक तो इनको हमने ज्यादा लिमिट दी है, जस्ट बिकॉज दे आर फाइनेंशियल सेक्टर्स, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एनबीएफसी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। हम नॉर्मल 30 दिन ही देते हैं, पर क्योंकि आप बैंकिंग वाले हो तो चलो आपके ऊपर आरबीआई की वैसे ही बहुत स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस लग रही है, तभी हमने आपको कितने दे दिए? 45। और आपके लिए एक और स्पेशल प्रोविजन, अगर डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच ट्रांजैक्शन हो रहा है तो भाई आप या तो एंट्री वाली डेट या क्वार्टर कब एक्सपायर होगा, अप्रैल मई जून का क्वार्टर एक्सपायर होगा हमारा कब? ठीक है, तो लास्ट डेट है हमारी 30 जून। इस 30 जून तक क्या बन जाना चाहिए? इनवॉइस बन जाना चाहिए। अब जैसे ये बैंकिंग, फाइनेंशियल और एनबीएफसी था ना, टेलीकॉम ऑपरेटर ने बोला यार हमने कोई गुनाह करा, रिलायंस ने बोला हमने कोई गुनाह करा, एयरटेल ने भी बोला यार हमने कोई गुनाह करा, अब हमें ये 45 डेज भले मत दो, पर हमारे भी तो इतने सारे ऑफिसेस हैं, इतने सारे हमारे डिस्टिंक्ट पर्सन है, एक एयरटेल इंदौर में, एक मुंबई में, एक पुणे में है, एक कहीं और है, तो यार हमको भी तो ये वाला ऑप्शन दो। तो हमने बोला ठीक है यार टेलीकॉम ऑपरेटर्स, आपको भी ये वाला ऑप्शन दिया जाएगा। तो यहाँ पे बैंकिंग भी है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी है, एनबीएफसी भी है, और साथ में एक और स्पेशल है, वो कौन? ठीक है, देखो ध्यान से, इंश्योरर, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग एनबीएफसी और टेलीकॉम ऑपरेटर। और सप्लाई सर किसके बीच में हो रही है? डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में। इनको इनवॉइस कब इशू करना है? जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री हो जाए और बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द क्वार्टर। और हमारे जीएसटी में क्वार्टर सिर्फ कितने हैं राजा? 4, अप्रैल मई जून, जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर और जनवरी फरवरी मार्च। ठीक है, बोलो यहां तक की बात क्लियर है? एक और चीज सर, अगर हमारा कॉन्ट्रैक्ट आधे में ही खत्म हो गया तो क्या इनवॉइस नहीं बनेगा? हाँ राजा इनवॉइस बनेगा, पर सिर्फ इनवॉइस कितना बनेगा? जितना काम हुआ है उतना इनवॉइस बनेगा। राजा एक बात बताओ,
पेस का कॉन्ट्रैक्ट सपोज करो श्यामलाल को दिया, ठीक है। ये श्यामलाल पेस का कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था और पूरा कॉन्ट्रैक्ट पेस का था 20 करोड़ का। प्रेरक सर और श्यामलाल के बीच में घमासान युद्ध हो गया। 2 फ्लोर बिल्डिंग के बन गए थे और प्रेरक सर ने बोला काम में मजा नहीं आ रहा। श्यामलाल बोल रहे हैं यार काम में मजा नहीं आ रहा है, पहले बताना था। 2 फ्लोर बन चुके हैं तो अब करे तो करे क्या। तो भाई प्रेरक सर ने बोला देखो यार हमको आपसे काम नहीं कराना, हम किसी और से कराएंगे। तो श्यामलाल पता है क्या बोलेगा, प्लीज एक काम करो, ये 2 फ्लोर के सपोज करो मेरे 4 करोड़ रुपए हुए, इस 4 करोड़ का मैं क्या बना देता हूं, क्या पूरा 20 करोड़ का इनवॉइस बनेगा। अरे यार जब काम ही 4 करोड़ का हुआ है तो इनवॉइस भी कितने का बनेगा, 4 करोड़। तो सर वेयर सप्लाई ऑफ सर्विसेज सीजेस बिफोर द कंप्लीशन ऑफ सप्लाई, इनवॉइस कितना बनेगा, जितना हमारा सप्लाई हो चुका है उतने तक का हमारा इनवॉइस बनेगा। अच्छा ये किस सर्विसेज में ही होता है। अरे यार गुड्स का ऐसा नहीं है ना कि मैंने बोला आधा आईफोन ले ले, आईफोन लेगा तो कैसा रहेगा राजा, पूरा ही लेगा। आधा अधूरा काम की बातें कहाँ होती है, सर्विसेज। अरे यार तुम ही मेरे को एक बात बताओ, पेस ने कल को बोला कि अपन इंटर बंद कर रहे हैं, बच्चों जितना तुमने पढ़ा बस उतना ही है। अब तुम क्या करोगे, हाहाकार मचाओगे। कैसा हाहाकार मचाओगे कि सर हमसे फीस तो पूरी ली है, हमसे फीस भी कैसा लेना था, प्रपोर्शनेट। तो ये सारा लफड़ा किसमें होता है, सर्विसेज। क्या गुड्स में ऐसा पॉसिबल है, नहीं। गुड्स में तो या तो पूरा गुड्स मिलेगा या तो गुड्स नहीं मिलेगा। ऐसा थोड़ी कर सकते कि सर आधा अधूरा कैमरा लेके आ जाओ, ठीक है। तो ये कहां पे पॉसिबल है सर, सिर्फ सर्विसेज के केस में पॉसिबल। बोलो डनी क्या, तो हमने अभी तक क्या क्या देखा फटाफट से बताओ। कि सर देखो टैक्स इनवॉइस इज द ब्लड, इस टैक्स इनवॉइस के बिना पता ही नहीं चलेगा आखिरकार रेसिपेंट तुमको पेमेंट कितना करना है। जब भी आप कोई भी कोचिंग से या कोई भी जगह पे कोई भी सामान खरीदते हो, आपको पता कैसे चलता है हाउ मच यू हैव टू पे, इट इज बाय जस्ट सीइंग द टैक्स इनवॉइस। वो टैक्स इनवॉइस देखने के बाद ही आपको पता चलता है कि हमें कितना क्या पेमेंट करना है। सर या तो सप्लायर इशू करेगा अगर सप्लायर टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज दे रहा है, या तो रेसिपेंट इशू करेगा अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है और रेसिपेंट रजिस्टर्ड है। सर एक बात बताओ तो समझ के, सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, रेसिपेंट भी अनरजिस्टर्ड है, तो कौन टैक्स इनवॉइस इशू करेगा, तो कोई टैक्स इनवॉइस इशू करेगा ही नहीं। फिर काहे का टैक्स इनवॉइस, जब दोनों ही जीएसटी के अंदर अनरजिस्टर्ड है, क्या उसमें जीएसटी की बात होगी, कोई जीएसटी की बात नहीं होगी। आई बात समझ में। सर गुड्स के केस में क्या, सर देखो गुड्स के केस में या तो रिमूवल होगा तो ऑन और बिफोर रिमूवल, डिलीवरी ऑन और बिफोर डिलीवरी। सर अगर कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स है तो या तो स्टेटमेंट रहेगा या तो पेमेंट रहेगा। सर सर्विसेज के केस में नॉर्मली कितने दिन, 30, पर बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एनबीएफसी के केस में कितना, 45। टेलीकॉम ऑपरेटर के केस में कितना, 30। टेलीकॉम ऑपरेटर में भी कितना है सर, 30। पर इनको डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में एक स्पेशल मौका दिया। उस डिस्टिंक्ट पर्सन में क्या टेलीकॉम ऑपरेटर भी है, हाँ सर डिस्टिंक्ट पर्सन है। तो जब सप्लायर बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री कर दे और एक्सपायरी ऑफ द क्वार्टर विच एवर इज अर्लियर। सर कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस मतलब कोई भी ऐसी सर्विस जिसकी लाइफ 3 महीने से ज्यादा है और पीरियोडिक पेमेंट ऑब्लिगेशन है तो उसे बोलते हैं हम कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस। वहां पे सर देखो कॉन्ट्रैक्ट में अगर ड्यू डेट ऑफ पेमेंट है तो ऑन और बिफोर ड्यू डेट ऑफ पेमेंट। अगर कॉन्ट्रैक्ट में ड्यू डेट ऑफ पेमेंट नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि पेमेंट नहीं होगा, पेमेंट तो होगा। तो जब पेमेंट हो जाए उससे पहले बना देना क्या, इनवॉइस। अगर सर कंप्लीशन ऑफ इवेंट से लिंक्ड है, जैसे जैसे इवेंट होते जाए वैसे वैसे इनवॉइस बनाते जाना, ठीक है। इसके बहुत सारे एग्जांपल, सॉलिड एग्जांपल अपन ने सीए इंटर की क्लास का लिया था ना। मनोज सर की क्लास खत्म हो जाए तो 4000 दे देंगे, साहिल सर की क्लास खत्म हो जाए तो और 2000 दे देंगे, विनय सर की क्लास खत्म हुई तो 6000 देंगे, खातौर सर का ज्यादा पैसा रोकेंगे क्योंकि उनकी क्लास खैर छोड़ो। तो सर हम ये पता है यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमने हमारे पेमेंट को लिंक कर दिया किससे, कंप्लीशन ऑफ इवेंट। पर आप में इतनी हिम्मत नहीं कि आप प्रेरक सर से ऐसी बात
कर पाओ। तो सर ऑन और बिफोर कंप्लीशन ऑफ दैट इवेंट, ठीक है, बोलो ध्यान रहेगा क्या? चलो अब एक बात बताओ, टैक्स इनवॉइस में क्या क्या चीजें होनी चाहिए आपके हिसाब से? फटाफट से बताओ, देखें आपका दिमाग कितना चलता है। व्हाट आर द कंटेंट ऑफ टैक्स इनवॉइस? हाँ, डेट ठीक है, अमाउंट ठीक है, हाँ, सप्लायर का नेम एड्रेस और, ठीक है, नेम एड्रेस जीएसटीएन, और रेसिपेंट का भी नेम एड्रेस और जीएसटीएन, और जीएसटी रेट, बहुत बढ़िया कि सर क्या रेट है, और अरे गजब, क्वांटिटी, और हाँ ठीक है, गुड्स का डिस्क्रिप्शन, प्लेस ऑफ सप्लाई। ओ भाई, टाइम ऑफ सप्लाई इनवॉइस में किसी को समझ में ही नहीं आएगा, टाइम ऑफ सप्लाई इनवॉइस में डालेंगे, सिर्फ प्लेस ऑफ सप्लाई आता है। और ठीक है, ये बताना पड़ेगा कि सीजीएसटी है, एसजीएसटी है, यहाँ आईजीएसटी है, और टैक्सेबल अमाउंट। ये सारी चीजें आती हैं हमारे किस में, टैक्स इनवॉइस। अब एक और चीज याद रखना, एक और कोड होता है राजा, एचएसएन कोड। एचएसएन कोड इज हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। सर ये क्या होता है एचएसएन कोड? बेटा हर गुड्स का एक यूनिक कोड होता है, जितने भी जीएसटी में गुड्स है ना, उनको चैप्टर वाइज बांटा गया। अब ये जो चैप्टर वाइज बांटा गया है, ये इसलिए बांटा गया है ताकि किसी भी इंसान को ढूंढने में दिक्कत ना हो। जैसे प्लास्टिक, तो एक चैप्टर हो जाएगा, चैप्टर नंबर 20 वो आ जाएगा हमारा प्लास्टिक, उसके अंदर फिर बॉटल्स आ जाएगी। ऐसे हर गुड्स का एक क्या बना हुआ है, कोड बना हुआ है, उसी कोड को बोला जाता है क्या, एचएसएन कोड। जब हम जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करते हैं ना, तो वो हमसे पूछता है कि कौन से गुड्स में आप डील कर रहे हो और उस गुड्स का एचएसएन कोड क्या है। एचएसएन बोले तो हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, बोलो ध्यान रहेगा। अब सर देखे ना यार क्या क्या चीजें रहती है, तो देखो नेम एड्रेस एंड जीएसटीएन ऑफ सप्लायर। हर इनवॉइस में होता है आपका क्या, सीरियल नंबर, और ये सीरियल नंबर मैक्सिमम होता है कितने डिजिट का, 16, एंड डेट ऑफ इशू, नेम एड्रेस जीएसटीएन ऑफ रेसिपेंट। सर एक बात बताओ, अगर रेसिपेंट अनरजिस्टर्ड तो उसको आईटीसी तो मिलेगा नहीं, तो भी क्या मुझे उसका नेम और एड्रेस डालना है? अब देखो लॉ मेकर एक लिमिट डालता है, लॉ मेकर की लिमिट है हमारी 50,000। अगर आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई 50,000 या उससे ज्यादा है, तो आप कंपलसरी नेम एड्रेस अलोंग विद डिलीवरी नेम और स्टेट कोड डालोगे। सर ये 50,000 क्यों? आगे जाके एक चैप्टर आएगा ईवे बिल, वो ईवे बिल में क्या रहता है ना, जब भी मुझे कोई भी आइटम एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करना रहता है, मैं बिना ईवे बिल के मूव नहीं कर सकता। कभी भी गाड़ी मेरी प्रॉपर ऑफिसर ने बीच में रोकी, और जैसे ही बीच में रोकी तो वो चेक करेगा, और चेक करने में वो बोलेगा कि फटाफट से क्या दिखाओ, ईवे बिल, क्योंकि अब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में माल जा रहा है। हो सकता है आप कुछ ऐसा भेज रहे हो जो अलाउड ना हो सकता है कुछ ऐसे गुड्स जा रहे हो जिसपे आपने जीएसटी पे ही नहीं करा हो, तो वो कैसे जाते हैं राजा, विद द हेल्प ऑफ ईवे बिल। ईवे बिल इज इलेक्ट्रॉनिक वे बिल। सर वहां पे भी लिमिट कितनी है, 50,000। चीजों को लिंक करने की कोशिश करो, वहां पे 50,000 क्यों है और यहाँ पे भी 50,000 है, इसलिए क्योंकि यहाँ 50,000 है, इसलिए वहां पे भी क्या है, 50,000। तो सर अगर हमारा अनरजिस्टर्ड रेसिपेंट है, तो अनरजिस्टर्ड रेसिपेंट के केस में अगर वैल्यू 50,000 या उससे ज्यादा है, तो आपको नाम भी देना है, एड्रेस भी देना है, और डिलीवरी एड्रेस भी देना है। पर सर अगर वैल्यू 50,000 से कम है तो कोई देने की जरूरत नहीं है। पर अगर इंसान रिक्वेस्ट कर रहा है, वो बोल रहे हैं नहीं नहीं भाई मेरे को तो इनवॉइस में ये सारी चीजें चाहिए,
तो हम बोलेंगे यार देखो रेसिपिएंट अगर रिक्वेस्ट कर रहा है तो ये सारी चीजें आपको लिख के देनी पड़ेगी। तो 50,000 से कम है तो बाय डिफॉल्ट तो डालने की आपको जरूरत नहीं है। पर अगर हमारा रेसिपिएंट बिल्कुल जिद्दी है और ऐसा जिद लगा के बैठा है कि मुझे तो ये चाहिए मतलब चाहिए, तो फिर क्या डालना पड़ेगा? हाँ सर, फिर आपको डालना पड़ेगा। अब एक अमेंडमेंट, अमेंडमेंट सर इस बार इसी के ऊपर पूरा अमेंडमेंट है। दैट इज व्हाट? ऑनलाइन मनी गेमिंग या कोई भी सर्विसेज जो आपको ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू मिल रही है, या ओइडार। ओइडार इज व्हाट? ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डाटाबेस एक्सेस एंड रिट्रीवल सर्विस। राज एक बात बताओ, इतनी सारी ऑनलाइन मनी गेमिंग, कितने सारे लोग अमेजॉन प्राइम पे हैं, कभी ना कभी तो प्राइम का सब्सक्रिप्शन लिया, हॉटस्टार, और फिर वो मैच किस पे आता था? जियो, जियो सिनेमास। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, ओएडार वाले पता है क्या बोल रहे हैं? अरे यार सरकार क्या मजाक है, मतलब हम एक एक का नाम पूछे, एक एक का फिर क्या डालें, एड्रेस डालें यार, ऐसे तो फिर हम धंधा ही नहीं कर पाएंगे। और अगर हमने टैक्स इनवॉइस गलत बनाया तो तुम पेनल्टी ले लोगे। हमने बोला आपको मतलब क्या है टैक्स इनवॉइस से? इन्होंने बोला देखो हमको तो प्लेस ऑफ सप्लाई जानना पड़ता है। क्या जानना पड़ता है? तो हमने बोला भाई जब तेरे को प्लेस ऑफ सप्लाई ही जानना है तो सामने वाला एमपी में कहीं भी रहे, उससे तुमको क्या लेना देना? हम बता देते ना सामने वाले का क्या, स्टेट का नाम। तो इन तीनों के लिए अगर सिर्फ नेम ऑफ द स्टेट भी बता दिया ना तो भी उसको कंप्लीट एड्रेस मान लिया जाएगा। तो फिर आपको ऐसा एग्जैक्ट डिलीवरी स्टेट कोड ये सब बताने की जरूरत नहीं है। सिर्फ कहां पे? ये स्पेशल केसेस। कौन कौन से स्पेशल केसेस? एक तो क्या है ना, वो अपना ड्रीम 11, कभी ना कभी तो आपने ड्रीम 11 पे अकाउंट बनाया ही होगा, है ना? तो बस ये क्या है? ऑनलाइन मनी गेमिंग। उसके बाद सर ई कॉमर्स ऑपरेटर, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट। ये देखो अमेजॉन फ्लिपकार्ट वालों का तो इनवॉइस इतना प्रॉपर होता है, वो पूरे घर का एड्रेस लिखते हैं, पर नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। और ओएडार, अब जैसे मेरे पास एप्पल का इनवॉइस आता है, ठीक है, क्लाउड सर्विसेज का इनवॉइस आता है, वो एड्रेस कुछ भी नहीं लिखते, वो सिर्फ प्लेस ऑफ सप्लाई लिख देते, क्या? एमपी। बस उसके अलावा उनको कोई एड्रेस वेड्रेस लिखने की जरूरत नहीं है। बोलो ध्यान रहेगा क्या? उसके बाद सर एचएसएन कोड, डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू, टैक्स रेट, टैक्स, प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर आपका रिवर्स चार्ज में टैक्स पेबल है ये तो। अब इधर एक चीज ध्यान रखना, सिग्नेचर ऑफ सप्लायर और ऑथराइज सिग्नेटरी। अगर आपने ई इनवॉइस इशू करा है, ये ई इनवॉइस क्या होता है आज ही आएगा इस चैप्टर में। अगर आपने ई इनवॉइस इशू करा है तो आपको कोई सप्लायर या ऑथराइज सिग्नेटरी की सिग्नेचर की आवश्यकता नहीं है, वरना आपको इनवॉइस पे सप्लायर की क्या करनी पड़ेगी? सिग्नेचर भी करनी पड़ेगी। और एक और चीज होनी चाहिए इनवॉइस पे, क्या? हैविंग एम्बेडेड आईआरएन। आईआरएन इज इनवॉइस रेफरेंस नंबर। अगर आपके इनवॉइस में आईआरएन नंबर नहीं है तो फिर सामने वाला आईटीसी क्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि टैक्स इनवॉइस में अगर ये सारी डिटेल में से एक भी डिटेल कम है ना तो फिर वो हमारा टैक्स इनवॉइस कहलाएगा ही नहीं। सर ये है क्या आईआरएन, ये ई इनवॉइस क्या है? तो यार अभी समझना ये ई इनवॉइस क्या है। आ जाओ आप ई इनवॉइसिंग पे, सुनना बिल्कुल ध्यान से। ई इनवॉइस की लिमिट सरकार ने बहुत बार चेंज करी। ये है क्या ई इनवॉइस, ये आया क्यों ई इनवॉइस? बेटा क्या होता है ना, जितने भी चार्टेड अकाउंटेंट्स वो या तो टैली सॉफ्टवेयर चलाएंगे या स्मार्ट टैक्स चलाएंगे या कंप्यूटेक्स चलाएंगे, ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स। क्या होता था ना, पहले टैली अलग चलता है, स्मार्ट टैक्स अलग चलता है, कंप्यूटेक्स अलग चलता है, ऐसे देश में 1000+ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स। अपना जीएसटी पोर्टल
अलग चलते हैं। टैली की भाषा जीएसटी पोर्टल को समझ नहीं आती और जीएसटी पोर्टल को टैली की भाषा समझ में नहीं आती। अब पहले इंसान क्या करता था, पहले पूरी अकाउंटिंग किस पे करता है, टैली पे। फिर उसके बाद जब जीएसटी का रिटर्न भर रहा है तो अब वापस से उसको जीएसटी में ट्रांजैक्शन डालने पड़ रहे, ठीक है। और सरकार को टैली का ट्रैक भी नहीं होता था। टैली से मैंने 10 इनवॉइस डिलीट कर दिए, कौन पूछ रहा है? वो तो बाद में जब ऑडिट होगा तब का तब पकड़ा जाएगा। अभी तो किसी को कुछ नहीं मालूम है। टैली में से मैं एक काम करता हूँ, डिलीट मार देता हूँ, कितने इनवॉइस, 10 इनवॉइस। 1000 इनवॉइस में से 10 इनवॉइस डिलीट भी कर दिए तो क्या पता चलेगा? तो जीएसटी में कितने जाएंगे फिर? सर 10 इनवॉइस आपकी कम जाएंगे। तो यार सरकार ने बोला यार ऐसे चोरियां तो बहुत हो रही है, हमें पता ही नहीं चल रहा कि कौन सा इनवॉइस बन रहा है कौन सा नहीं बन रहा है। तो क्या हुआ ना, जैसे ही जीएसटी आया 2017 में, लोगों ने लूपोल्स निकाले। 18 में भी लोगों ने बहुत सारी जीएसटी इनवॉइसेस की चोरी करी। फिर फाइनली जीएसटी में एक अमेंडमेंट आया ई इनवॉइस का। ई इनवॉइस की सबसे पहले सरकार ने 50 करोड़ रुपए लिमिट रखी थी। उन्होंने बोला अगर आपका टर्नओवर कोई से भी फाइनेंशियल ईयर में 50 करोड़ से ज्यादा है, जब से जीएसटी आया आपको क्या बनाना पड़ेगा, इनवॉइस। आधे लोग आए ही नहीं इसमें, वो बोला हमारा 50 करोड़ तो कभी सोचा ही नहीं था। उन्होंने फिर कम करा 20। आधे लोग अभी भी नहीं आए। फिर उन्होंने बोला यार मजा नहीं आया 10। फिर उन्होंने बोला यार अभी भी मजा नहीं आया। और इलेक्शन के बाद 1 करोड़ आने की उम्मीद है, अभी आया नहीं है। वरना बहुत सारे लोग, हर साल इसमें ही अमेंडमेंट होता है। अभी क्या है सर लिमिट हमारी 5। तो अगर मेरा फाइनेंशियल ईयर 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22 कोई से भी फाइनेंशियल ईयर में अगर मेरा टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा हो गया तो मेरे ऊपर लाइबिलिटी आ जाएगी, किसकी? ई इनवॉइस की लाइबिलिटी आ जाएगी। सर क्या ये ई इनवॉइस की लाइबिलिटी हर केस में आती है? तो सरकार ने बोला देखो, हमको ई इनवॉइस हर केस में नहीं इशू करना, सिर्फ B2B के केस में ही ई इनवॉइस इशू होगा, क्योंकि चोरी ही B2B में होगी। B2C में तो कस्टमर हमारा आईटीसी ले ही नहीं सकता। तो हमने अभी ये प्रोविजन सिर्फ किसके लिए, B2B। क्या सर अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो ई इनवॉइस बनाना पड़ेगा? हाँ जी, एक्सपोर्ट कर रहे हो तो भी ई इनवॉइस बनाना पड़ेगा। हमें सिर्फ क्या देखना है राजा, B2B। तो B2B के केस में आपको ई इनवॉइस बनाना पड़ेगा। सर आखिरकार ये बनाते कैसे? हमने बोला सरकार को, अरे सरकार ठीक है टैली है, स्मार्ट टेक्स है, कंप्यूटेक्स है, और भी सॉफ्टवेयर है, बताओ इसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। आप अगर सरकार होते तो क्या करते? हाँ बहुत बढ़िया, सही जा रहे हो। क्या करते? एक यूनिफॉर्म फॉर्मेट बनाते, एक खुद का ही क्या बनाते, पोर्टल बनाते। उस पोर्टल पे सबको बोलते हैं आपका टैली तेल लेने गया, स्मार्ट टैक्स गया तेल लेने, कंप्यूटेक्स गया तेल लेने, आपको ये यूज करना है आप यूज करो। पर आप जो भी नॉर्मल इनवॉइस बनाओगे, जो भी टैक्स इनवॉइस बनाओगे, उसे उस पोर्टल पे भी अपलोड करोगे। जैसे ही पोर्टल पे अपलोड करोगे ऑटोमेटिकली आपके इनवॉइस में ओम नमः शिवाय भूम शूम करके वो क्या बन जाएगा, ई इनवॉइस बन जाएगा। है तो वो नॉर्मल इनवॉइस, है तो क्या नॉर्मल, पर जैसे ही इसको जीएसटी पोर्टल पे डाला, सर वो पोर्टल कौन सा है? पोर्टल है इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल। तो जैसे ही IRP पोर्टल पे इसको डाला, अब ये इनवॉइस नहीं है, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बूम शूम कूम। अब इसके ऊपर पता है क्या क्या चीजें आएगी? एक तो आएगा इसके ऊपर QR कोड। क्या आ जाएगा? QR कोड। एक इसके ऊपर आएगा IRN नंबर, QR कोड भी आएगा, IRN नंबर भी आएगा। सर व्हाट इज नाउ दिस IRN नंबर? IRN नंबर इज इनवॉइस रेफरेंस नंबर। वो रहेगा मेरे 64 डिजिट का। कितने डिजिट का सर? 64 डिजिट। ये बन गया आपका क्या, ई इनवॉइस। आया समझ में? तो सर ये वाला जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट का नाम क्या है? किस फॉर्मेट में इनवॉइस बनाना पड़ेगा? फॉर्म GST INV1, इस फॉर्मेट में आपको बनाना पड़ेगा। और कौन सा पोर्टल है सर आपका?
IRP पोर्टल, IRP इज इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल। ठीक है, तो कल और ई इनवॉइस के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, आज मैं आपको एक यूट्यूब की वीडियो भेजूंगा, उसको देखना कि कैसे क्या ई इनवॉइस बनता है। ठीक है, चलो आज के लिए बस इतना ही, मिलता है कल।